हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष अग्रवाल है। आज से मैं आपके लिए कॉर्पोरेट अकाउंट्स की क्लासेस लेके आया हूँ। पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि कॉर्पोरेट अकाउंट्स के अंदर आपको कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे और वो सब चैप्टर्स और वो कॉर्पोरेट अकाउंट्स आपको कहाँ-कहाँ पे आपको बेनिफिट देगा। इवन क्लास 12 के बच्चे भी ये क्लास देख सकते हैं। बीकॉम पास के भी बच्चे ये क्लास देख सकते हैं और बीकॉम ऑनर्स के बच्चे भी ये क्लास देख सकते हैं। बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करूँगा मैं और एंड तक लेके जाऊँगा रिडम्पशन डिबेंचर तक, ठीक है? और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सीए फाउंडेशन ही बहुत मदद करेगा आपका, सीए फाउंडेशन में। और जो बच्चे कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हैं, तो अगर वो स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा कनेक्ट करने में। बायबैक ऑफ शेयर, बोनस इश्यू, वो भी आपको बहुत मदद करेंगे आपको कॉर्पोरेट लॉ की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये बात ध्यान रखना, कोई भी चीज़ ना आप अकेले नहीं पढ़ सकते। अगर आप उसको अलोन करके पढ़ोगे ना, तो वो चीज़ आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो कॉर्पोरेट लॉ और कॉर्पोरेट अकाउंट्स को दोनों कनेक्ट करके पढ़ना। बोनस इश्यू, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, आपको वो सारे प्रोविजन वहाँ पे मदद करते हैं। एग्जांपल देता हूँ आपको। जब मैं सीए इंटरमीडिएट में था, तो मेरे को ऑडिट के अंदर क्वेश्चन आया होता, राइट अ स्टेप फॉर वाउचिंग और वेरिफिकेशन ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल। तो वो सारे स्टेप लिख देते हैं। तो वो स्टेप कहाँ से लिखे बने? सेक्शन 55 ऑफ कंपनी 2013 के बेसिस में। तो लॉ और आपका अकाउंट्स और तीसरा ऑडिट, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जितना कनेक्ट करके पढ़ोगे उतना आपको बेनिफिट देगा। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँ कि कॉर्पोरेट अकाउंट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद वो कहाँ कहाँ आपको बेनिफिट देगा। देन उसके बाद धीरे धीरे स्लोली मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि कैसे कैसे हमें पढ़ना है, ठीक है? तो देखो, हमें कॉर्पोरेट अकाउंट्स के अंदर में क्या क्या पढ़ना है। अकाउंट्स के अंदर, कॉर्पोरेट अकाउंट्स के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, तीसरा आपको मिलेगा यहाँ पे बायबैक ऑफ शेयर, चौथा आपको मिलेगा बोनस इशू, पांचवा आपको मिलेगा राइट इशू, लास्ट आपको पढ़ने को मिलेगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये आपके 6 के 7 के 7 चैप्टर आपके लाइफ के अंदर कभी ना कभी आपको, अगर आप बीकॉम पास हो, बीकॉम ऑनर्स हो, या सीए फाउंडेशन में हो, या सीए इंटरमीडिएट के अंदर हो, या फिर 12th में हो, आपको 7 के 7 चैप्टर कभी ना कभी किसी ना किसी मोड में आपसे टकरा जाएंगे, ठीक है? ये हो गए 5 चैप्टर, 7 चैप्टर, ठीक है? और उसके बाद ये कहाँ का आपको पढ़ने मिलेंगे? क्लास 12, बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स, सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट। ये 7 और 7 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगे। देखो, मैं आपको सारे चैप्टर के नोट्स बनवा दूंगा, आपको सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। दूसरा, आपको अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे 8595041014। इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो इस उम्मीद से मैं आपके साथ अब कंपनी अकाउंट डिस्कस करता हूँ। मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करूंगा और आपकी मदद करूंगा, आपके कोई डाउट ना रहने के लिए। और मैं आप सबसे बस एक ही विनती है मेरी आपसे, पूरा कॉपरेट करना, पूरा पार्टिसिपेट करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। और अगर आपको कोई डाउट बचता है तो प्लीज कमेंट मी और प्लीज व्हाट्सअप मी अगर आपको कोई डाउट आता है तो, ठीक है? चलो, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कंपनी अकाउंट्स। देखो, ये कंपनी अकाउंट्स है। हम पहले ना हमें ये समझना चाहिए कि दो वर्ड है, एक कंपनी क्या होती है और दूसरा अकाउंट्स क्या होता है। अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, अकाउंट्स का मीनिंग आपको पता है। मुझे वो नहीं चाहिए अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन देयरऑफ, समथिंग लाइक दिस। जो डेफिनेशन दे रखी है वो अकाउंटिंग अलग है और मैं अकाउंट की बात कर रहा हूँ। अकाउंट क्या है? अकाउंट को मैं सिंपल भाषा में डिफाइन करता हूँ। मैंने एक कहीं अननोन बुक पढ़ी थी, एक मतलब कि कहते हैं ना कि एक ऑथर था जो इतना फेमस नहीं था, तो मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा। मैंने उनकी बुक से एक डेफिनेशन पढ़ी थी अकाउंट की, इतनी सिंप्लीफाइड वर्जन में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मेरे को लगता है कि सबसे बेस्ट डेफिनेशन है आज तक की मैंने अगर किसी बुक में पढ़ी है अकाउंट की डेफिनेशन। अकाउंट एक टी शेप का फॉर्मेट होता है। अकाउंट एक टी शेप का फॉर्मेट होता है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट लिखा होता है और राइट हैंड साइड में क्रेडिट लिखा होता है। यह है अकाउंट, अकाउंट का मीनिंग।
अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँ कंपनी क्या होती है। कंपनी कुछ नहीं होती मेरे मालिक, कंपनी होती है आर्टिफिशियल पर्सन। क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, लेकिन उस आइडेंटिटी को बनाने के लिए पीछे प्रमोटर्स का रोल होता है बहुत बड़ा। ठीक है, तो कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके हम क्या बना रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, और वो हम सीखेंगे। ठीक है, ओके। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, कंपनी, एक कोई भी कंपनी होगी उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? वो डॉक्यूमेंट्स जो उसको कहते हैं ना कि उसकी स्थापना के लिए बहुत मैंडेटरी होते हैं। अगर वो दो डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो उस कंपनी, किसी भी कंपनी की स्टैब्लिशमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा याद रखना है, कंपनी के दो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जिनका नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, हर कंपनी के। ठीक है, और वो दो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं? पहला, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हर कंपनी के अंदर, जिस कंपनी में जाओगे वहां पे आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दो डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कंपनी के। क्या लिखे होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनी। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मान सकते हो कि जैसे कि एक रिक्वायरमेंट होता है कि आपने सुना होगा बोनस इशू, बोनस बोनस शेयर इशू करने के लिए आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए। तो और रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर करने के लिए आपको आर्टिकल में लिखा होना चाहिए। तो ये सब क्या कहते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन। कि बोनस शेयर इशू करने के लिए भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ देनी होती है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, लिखा होना जरूरी है। अगर आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा कि बोनस शेयर इशू आपकी कंपनी कर सकती है या आपकी कंपनी का राइट है बोनस शेयर इशू करने के लिए, अगर नहीं लिखा तो आपको अमेंड करके, आर्टिकल अमेंड करके ही बोनस शेयर इशू कर पाओगे। अगर आपने बोनस शेयर इशू कर दिया विदाउट अमेंडिंग और विदाउट अल्टरिंग द आर्टिकल ऑफ पोजीशन, तो आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। सेम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन का, अगर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख रखा है तो ही आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकते हो। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करना पड़ेगा। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन, कि प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन करने का कंपनी को पावर है नहीं है, बोनस शेयर इशू करने का कंपनी को पावर है नहीं है, डिवेंचर का रिडम्पशन करने का कंपनी को पावर है नहीं है। दिस काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन हैज बीन स्पेसिफाइड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, दूसरी बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर 6 क्लोज मेंशन होते हैं। कितने क्लोज? 6 क्लोज। कौन कौन से? एन, एस, ओ, एल, सी, ए। नेम क्लोज, यहां पे आप बताते हो कंपनी का नाम क्या है। दूसरा सिचुएशन क्लोज। सिचुएशन क्लोज में क्या होता है? यहां पे आप बताते हो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है। ऑब्जेक्ट क्लोज, कंपनी क्या नेचर ऑफ बिजनेस करना चाहती है। नेचर ऑफ बिजनेस करना चाहती है, कंपनी का उद्देश्य क्या है। अगर किसी भी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर वो नेचर ऑफ बिजनेस डिफाइन नहीं है जिस बिजनेस को वो कर रही है, तो वो नेचर ऑफ बिजनेस क्या कहला जाएगा? वॉइड। सारे सारे जितने भी धंधे वो सारे कंपनी के बंद हो जाएंगे। बात समझ लो। तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्लोज ये कहता है। लायबिलिटी क्लोज, कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी है या अनलिमिटेड है। लायबिलिटी क्लोज क्या है ये? लायबिलिटी क्लोज जहां पे हम बताते हैं कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है या अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। सी, सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल क्लोज, जहां पे बता दें कि कंपनी कितनी कैपिटल से रजिस्टर्ड की जाएगी। जैसे आपने सुना होगा ऑथराइज कैपिटल, ठीक है ना, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। वो सब वो कैपिटल होती है जो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लोज में डिफाइन की होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लोज में डिफाइन की होती है। उस कैपिटल को हम बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल क्लोज क्या होती है? वो कैपिटल जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिफाइन होती है। उस कैपिटल को हम ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तो एसोसिएशन, इसे कहते हैं एसोसिएशन क्लोज। एसोसिएशन क्लोज में क्या होता है? यहाँ पे बता दो कि कंपनी के अंदर नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे।
कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे। सर इन दो डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत जरूरी है किसी कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के। विदाउट दिस टू डॉक्यूमेंट्स कंपनी कैन नेवर बी एस्टेब्लिश। ठीक है, सिंपल भाषा में। तो कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट के लिए दो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट का होना बहुत जरूरी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये आपको कंपनी लॉ में पढ़ने को मिलेगा। याद रखना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको बताया रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लिखा हुआ और आप वो काम कर देते हो तो वो वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। इसलिए आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करना बहुत जरूरी है बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, सेम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें छह क्लोजेज आते हैं। अगर उन छह क्लोजेज के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है और आप उससे अगेंस्ट आके जाके काम करते हो तो वो भी वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वॉइड एब इनिशियो। मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड है, स्टार्टिंग से ही इलीगल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दो क्लोज होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया अकाउंट का मीनिंग। अकाउंट एक टी शेप का फॉर्मेट होता है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट लिखा होता है, राइट हैंड में क्रेडिट लिखा होता है। आप बिंदास होकर लिख के ना अकाउंट की डेफिनेशन, अगर कहीं छोटे से छोटे एग्जाम में आता है 11th या 12th जो भी है, अकाउंट एक टी शेप का फॉर्मेट है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट लिखा होता है, राइट हैंड साइड में क्रेडिट लिखा होता है। सिंपल डेफिनेशन अकाउंट्स की। कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि स्टैब्लिश की जाती है किसी भी लॉ के द्वारा। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि स्टैब्लिश की गई है किसी भी लॉ के द्वारा। ठीक है, ये आपको कंपनी के अंदर डेफिनेशन मिल जाएगी, कंपनी लॉ के अंदर, कंपनी लॉ 2013 के अंदर डेफिनेशन मिल जाएगी कि कंपनी रेफर्स टू एन आर्टिफिशियल पर्सन व्हिच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ ऑफ द एनी लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स। ठीक है, ये सेम डेफिनेशन लिखी हुई है कंपनी के अंदर और अकाउंट्स के अंदर। आई थिंक आपको मेरी ये दो बातें समझ आ गई। कंपनी का मतलब आर्टिफिशियल पर्सन स्टैब्लिश बाय लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स। दूसरा अकाउंट्स का मतलब टी शेप फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड से डेबिट, राइट हैंड क्रेडिट। ठीक है, सिंपल। कंपनी की स्टैब्लिशमेंट के लिए दो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स होने बहुत जरूरी है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सेकंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर 6 क्लोज लिखे होते हैं। ठीक है, नेम क्लोज, सिचुएशन क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, एसोसिएशन क्लोज। ठीक है, कैपिटल क्लोज में क्या होता है, कंपनी बताती है कि मेरी इस कंपनी की जिसको मैं स्टैब्लिश कर रहा हूं इसकी मैक्सिमम कैपिटल कितनी हो सकती है, उसे हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, ओके ओके सर, बिल्कुल ठीक है सर। तो और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखो, इससे ज्यादा मेरे को लगता है कि कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा टॉपिक पे चलता हूँ कि हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं। हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि कंपनी पैसा रेज कर रही है पब्लिक से और उसकी अकाउंटिंग करनी हमें सीखनी है। ठीक है, देखो ध्यान से, जब भी कोई कंपनी फंड रेज करना चाहती है, क्या करना चाहती है, फंड रेज करना चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ते हैं, उसको शेयर इशू करने पड़ते हैं, उसको शेयर इशू करने पड़ते हैं। अब शेयर इक्विटी हो सकते हैं, प्रेफरेंस हो सकते हैं, उसके बीच में डिफरेंस हम बाद में समझेंगे। ठीक है, मैं पर्टिकुलर एक वीडियो लेकर जिसके अंदर सिर्फ थ्योरी डिस्कस करूंगा और वो दिल में उतार दूंगा आपके में। ये मैं आपको वादा करता हूँ। ठीक है, हम सिर्फ इतना मान चलते कि शेयर हमारे दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। बात समझ लो आप, दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मालिक कहे जाते हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मालिक नहीं कहे जाते। दे आर जस्ट ट्रीटेड लाइक अ लेंडर। ठीक है, वो क्या है, लेंडर्स हैं कि उन्होंने पैसे दिया कंपनी के अंदर और उन्होंने कंपनी के शेयर परचेज किए। कौन से वाले, प्रेफरेंस शेयर। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर वाले को हम लेंडर नहीं बोलते, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, और उनको वोटिंग राइट का अधिकार होता है इक्विटी शेयर होल्डर को, ना कि प्रेफरेंस होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जब भी किसी जनरल मीटिंग में बैठ जाएंगे तो वो चुप्पी लगा के बैठ जाएंगे करके। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर जब भी बैठेंगे वो अपनी आवाज आवाज रख सकते हैं किसी के सामने, जो वहां पे चेयरमैन होगा जनरल मीटिंग का और बोर्ड मीटिंग का। ठीक है, तो ये होता है इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस होल्डर की पावर। ठीक है, तो शेयर इशू करेंगे। अब ध्यान से, शेयर जो इशू करेंगे उससे जो पैसा आएगा उसकी मेरे को अकाउंटिंग सीखनी है इशू ऑफ शेयर के चैप्टर में। बात सुन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अकाउंटिंग तो हम सीख लेंगे। ठीक है, लेकिन ना एक बात बताओ सर, एक बात बताओ मुझे। मैंने कहा हाँ, कि जब शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू होते हैं सेबी के रूप से। बिल्कुल ठीक बात है, सेबी के रूप से होते हैं। तो क्या सेबी के भी नॉर्म्स हैं? बिल्कुल ठीक बात है, सेबी के भी नॉर्म्स हैं। सेबी के नॉर्म्स कौन से हैं? आईसीडीआर, सेबी रेगुलेशन, आईसीडीआर। अमेंडमेंट होते रहती है। आई थिंक मेरे को जहां तक याद है 2018 चल रहा है। ठीक है, तो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन पढ़नी है आपको, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। मैं यहाँ पे ईयर नहीं लिख पा रहा क्योंकि मैं ईयर लिखना चाहता हूँ, बिकॉज मैं कुछ गलत दूं, इससे बेटर है कि आप साइलेंट हो जाओ। तो रेगुलेशन का ईयर अब बात देख लेना। मेरे टाइम पे जहां तक मेरे को याद है, मैंने आई थिंक जब मैंने सीएस का एग्जाम क्वालिफाई 2015 था या 2015 था, तो ये ईयर वो एनुअली बेसिस पे अमेंड करते रहता है सेबी। तो आपको पढ़नी क्या है, सेबी की रेगुलेशन पढ़नी है। जब भी कोई कंपनी फंड रेज करने जाएगी मार्केट में पब्लिक से, तो उसको
सेबी की रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ती है जिसका नाम है सेबी आईसीडीआर, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ये उसको मीट करनी है, कोई भी कंपनी हो, ये रेगुलेशन है। ये कहां पढ़ोगे आप सर? कहां पढ़ेंगे सर? ये पढ़ोगे कंपनी सेक्रेटरी के फाइनल एग्जामिनेशन में, दैट इज प्रोफेशनल, सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम में। ठीक है। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने जाना सर, अकाउंटिंग सर बचपन से सिखा दी जाती है 12th क्लास से, और उसके बाद सीए फाउंडेशन में दोबारा उसको रिपीट किया जाता है। सीए फाउंडेशन इज नथिंग, इज अ मतलब कि इज अ सम ऑफ 11 क्लास 11 तो क्लास 12। तो सीए फाउंडेशन क्या है? वो सम है, मतलब कि प्लस है इसका, क्लास 11 तो क्लास 12 का अकाउंट्स, नथिंग। और सीए फाउंडेशन का अकाउंट है, बच्चों वाले अकाउंट है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो हम अकाउंट्स की बात करेंगे, अकाउंटिंग घंटे सीखेंगे कि फंड इशू, शेयर इशू करके फंड जो रेज किए जाने उसकी अकाउंटिंग सीखनी है हमें। ठीक है। तो वो भी सीख लेते हैं सर। तो याद रखना, हमें जब भी शेयर इशू करोगे तो दो चीज होती है, हमें सेबी की रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सेबी आईसीडीआर, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। और मेरे को अकाउंटिंग करनी है जो मैं क्लास 12th से करता आ रहा हूँ, सीए फाउंडेशन में भी वही करूंगा। अगर मैं बीकॉम पास करूँ तब भी वही सीखूंगा, और अगर मैं सीए बीकॉम ऑनर्स करूँ तब भी मैं वही सीखूंगा। ठीक है, सब चीज एक जैसी है। ठीक है। खामा खामा हमें सिलेबस दे रखा है, खामा खामा कॉपी पेस्ट करके दे रखा है, नथिंग, बहुत ही सिंपल है। चलो हम इश्यू ऑफ शेयर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इश्यू ऑफ शेयर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है आईपीओ और एक होता है फर्दर पब्लिक ऑफर। अगर मैं इनिशियल स्टेज पे हूं, ठीक है, ध्यान सुनना। इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर इश्यू कर रहा हूं मैं, अगर अगर मैं शेयर इश्यू कर रहा हूं तो मैं दो बंदों को इश्यू करूंगा, या तो मैं करूंगा टू पब्लिक, पब्लिक को अगर शेयर इश्यू कर रहा हूं तो क्या होगा? अगर मैं शेयर इश्यू कर रहा हूं अपने ही घर के लोगों को, अपने ही भाई बंधुओं को, तो उसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर मैं अपने ही घर के लोगों को बांट रहा हूं, शेयर लो 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 अभी लो, तो उसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। शेयर इशू टू प्राइवेट प्लेसमेंट, वो एक, उसकी अकाउंटिंग अलग होगी। और शेयर इशू टू पब्लिक, उसकी अकाउंटिंग अलग होगी। देखो, अगर मैं शेयर इशू कर रहा हूं पब्लिक को, तो मैं अगर मार्केट में जाके इशू कर रहा हूं तो उसे बोलते हैं, अगर पहली बारी पहला पहला प्यार है पब्लिक के साथ, तो उसे बोलते हैं आईपीओ। ये हमारा पहला पहला प्यार है। जब मैं फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर इश्यू कर रहा हूं तो उसे बोलता हूं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। लेकिन मेरा दोबारा से मैं पब्लिक को प्यार दिखाना चाहता हूं तो उसे बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है, एफ पी ओ। ठीक है, फर्दर पब्लिक ऑफर। तो शेयर इश्यू हम दो तरह को, दो बंदों को करते हैं पब्लिक को, दो रूट से। इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहला पहला प्यार है, दोबारा से दोबारा पब्लिक से पब्लिक पे प्यार आ गया तो फर्दर पब्लिक ऑफर। लेकिन अगर मैं अपने ही घर वाले, घर के लोगों को दे रहा हूं, या अपने ही किसी भाई दोस्त या तो ताऊ चाचा के लड़के को दे रहा हूं, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। या आप अपने दोस्त को भी दे सकते हो, तो वही मेरा प्राइवेट प्लेसमेंट के चैप्टर में आएगा कि हाँ भाई मैं अपने आसपास के बंदों को दे रहा हूँ। मतलब कि पब्लिक उसे कहूंगा जहाँ पे अननोन है, जहाँ पे रिलेशन के अननोन है, चाहे ना दोस्त का ना भाई का ना किसी का, जहाँ पे पब्लिक को, मतलब कि किसी भाई बंधु को नहीं पता कि ये कंपनी शेयर इशू कर रही है। ठीक है। तो शेयर इशू दो बंदे होते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक को। वैसे बहुत होते हैं, उसके लिए मेरे पास आईसीडीआर की रेगुलेशन है, सेबी के बहुत सारे रेगुलेशन है, मैं वो डिस्कस करना चाहती नहीं, बिकॉज अगर मैं वो आज डिस्कस कर लूंगा तो मैं सीएस प्रोफेशनल की क्लास पढ़ा रहा हूँ फिर आपको मैं। ठीक है ना, जहाँ पे जिसके लिए पूरा एक सब्जेक्ट बना के कॉर्पोरेट फंडिंग नाम का, सीएस प्रोफेशनल में। ठीक है। ओके। ओके। तो मैं आपके साथ अकाउंटिंग डिस्कस करता हूँ, बहुत हो गया। मैंने को आपको जितना थोड़ा सा आपको यू नो थोड़ा सा ज्ञान देना था वो मैंने आपको दे दिया। अब मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ सीधा अकाउंटिंग पार्ट में, नहीं तो वो मेरा पीछे हट जाएगा। ठीक है। हम अपने टॉपिक से ना फिर वो हट जाएंगे। ठीक है। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ इशू ऑफ शेयर। देखो जी, इशू ऑफ शेयर, देखो ध्यान से सुनना। शेयर इशू करने के लिए ना, ये इन्होंने किस तरीके से वो क्लास 12 के अंदर और फाउंडेशन सब जगह इन्होंने कहा कि शेयर इशू करने के लिए कंपनी चार बार, बल्कि दो या तीन चार स्टेज में पैसा मंगवाती है। कितने स्टेज में पैसा मंगवाती है? तीन या चार स्टेज, या चार पांच स्टेज में पैसा मंगवाती है कंपनी। ठीक है, बात ठीक है। मतलब कि एप्लीकेशन के द्वारा पैसा मंगवा लेगी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, सिक्स्थ कॉल, फाइनल कॉल। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मेजर सिचुएशन में मैंने ये देखा है कि वन शॉट में पैसा मंगवा लेती है कंपनी। लेकिन चलो, हमें क्या कहते हैं, जो बुक्स को भी फॉलो करना है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स मेरे को बुक्स ही देंगे। तो हमें ये मान के चलना है कि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है, जब वो पैसा मंगवा रही है पब्लिक से, तो वो एक शॉर्ट में पैसा नहीं मंगवाती, लमसम पैसा नहीं आता कभी। कैसे आता है? स्टेजेस में। और उन स्टेजेस को उन्होंने नाम दे दिया गया, क्या? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, सिक्स कॉल, सेवंथ कॉल, एट कॉल, नाइन कॉल, टेंथ कॉल, इनफाइनाइट, लास्ट में फाइनल कॉल। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी
पॉलिसी होती है, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो उनकी अपनी है, लेकिन हम कहां तक लेके चलेंगे, 4 कॉल तक, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक है, चलो जी। तो शेयर इशू करने के लिए फंड जो रेज होता है, फंड जो रेज किया जाता है, वो रेज किया जाता है स्टेजेस से, स्टेजेस में, उन स्टेजेस को नाम दे दिया गया है क्या, एप्लीकेशन। फंड रेज करने के स्टेजेस हैं, एप्लीकेशन के द्वारा पैसा मंगवा लेंगे, एप्लीकेशन टाइम पे पैसा मंगवा लेंगे, ठीक है। दूसरा, अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा मंगवा लेंगे। तीसरा, फर्स्ट कॉल के टाइम पे पैसा मंगवा लेंगे। सेकंड कॉल और एटसेट्रा टिल जब तक कंपनी फाइनल कॉल मंगवा ले। तो ये क्या स्टेजेस है, ये स्टेजेस है पैसा मंगवाने के लिए, ठीक है। तो पहला क्या है, एप्लीकेशन। अब सुनना ध्यान से मेरी बात को, देखो ये कंपनी है और ये शेयर होल्डर है, ठीक है। कंपनी ने अपनी कंपनी ने पब्लिक में कहते हैं इनवाइट डाल दिया है कि जी हम अपनी कंपनी के 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं। कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 10,000 शेयर। कितने वाले, 10 रुपए वाले। मैं मान के चलो एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और यहाँ पे फाइनल कॉल है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट कॉल मान के चलो मेरी 10 रुपए की है, मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया 5 रुपीज, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 2 रुपीज, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने पैसा मंगा लिया। इसे मैं कोई कर रहा हूँ, फंड रेज करने की स्टेजेस का नाम क्या, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ठीक है। और बढ़ा सकते हो जितना कंपनी की पॉलिसी होगी, रूल्स एंड रेगुलेशन होगी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब ये बंदा कह रहा है कि 10 के 10,000 शेयर मैं खरीदना चाहता हूँ आपके, बिल्कुल ठीक है, खरीद ले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको अप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको अप्लाई करना पड़ेगा कंपनी के अंदर। और कंपनी में अप्लाई करने के लिए क्या देना है, इसको क्या देना पड़ेगा, इसको देने पड़ेंगे 5 रुपए। बात का कंपनी को क्या देने पड़ेंगे, 5 रुपए। तो ये शेयर होल्डर, इस शेयर होल्डर को नाम दे देते हैं यार, अच्छा खासा नाम दे देते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया, मान के चलो आप मनोज। तो मनोज आया इस कंपनी के अंदर और कंपनी को ना थोड़ा, इस कंपनी के नाम देता हूं मैं, इस कंपनी का नाम देता हूं पैरामाउंट। अब पैरामाउंट ने बोला इसको, मनोज को, कि भाई 10,000 शेयर तेरे को खरीदना चाहता है और तूने मेरे को, तेरे को मैंने ऑफर किया और तूने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो तुझे क्या देने पड़ेंगे पहले, इनिशियल स्टेज में 5 रुपए। तो पैरामाउंट क्या करेगा, पैरामाउंट कहेगा कि भाई मेरे को पैसा आ गया, ठीक है जी, पैसा आ गया। तो देखो मैं आपको जनरलिटी पढ़वा रहा हूँ, और जनरलिटी जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे की, वो जैसी की तैसी आपको याद करनी है। देखो इनिशियल स्टेज में पैसा आ रहा है, पैरामाउंट को पैसा आ रहा है, ठीक है ना, ड्यू एंट्री तो पड़ेगी नहीं। एप्लीकेशन के टाइम पे हमेशा पहली एंट्री रिसिप्ट की पड़ती है, इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। क्यों, क्योंकि बिना एप्लीकेशन के पैसा दिए कंपनी स्टार्ट ही नहीं करती है फर्दर स्टेजेस। तो पहली स्टेज में इसको पहले पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद में बाकी सारी एंट्री पहले ड्यू पड़ेगी फिर रिसिप्ट पड़ेगी। पहली एंट्री, एप्लीकेशन की एंट्री पहली रिसिप्ट की पड़ती है, बाद में ड्यू की एंट्री पड़ती है। वो आपको मैं समझा दूंगा, जैसे जैसे आप जनरलिटी चलते रहेगी आपको वैसी ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी, 5 रुपए 10,000 के हिसाब से। 5 रुपए थे एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन कितना था, 5 रुपए था, 5 रुपए, बिल्कुल ठीक है। कितने शेयर खरीदे उन्होंने, 10,000 से, बिल्कुल ठीक है। तो 50,000 ये हो गया आपका, 50,000 ये हो गया, बात समझ पाओ? बिल्कुल ठीक है सर। रिसिप्ट की एंट्री होगी, सर ये जो पैसा है ना सर, ये जो पैसा, ये जो आपको आया है, ये पैसा किसका है, ये शेयर कैपिटल का पैसा है सर। ये तो स्टेजेस का नाम है, ये पैसा किसका, ये स्टेजेस का नाम है, ना कि शेयर कैपिटल। तो मैं इस शेयर एप्लीकेशन को उठा के कहां डाल दूंगा, शेयर कैपिटल में। तो याद रखना, मैंने रिसिप्ट की एंट्री मार दी, ये क्या थी मेरी रिसिप्ट की एंट्री, बात को। अब मैं क्या करूंगा, ड्यू की एंट्री मारूंगा, क्या मारूंगा, ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री क्या होगी, सर इस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को, जिसको देखते हुए ना मेरे को टेंशन हो रही है कि यार ये तो स्टेज का नाम है, मैंने इसको क्रिएट करने के बाद मैंने अपनी शेयर कैपिटल तो खड़ी करी नहीं, तो मैं इसको डेबिट करके शेयर कैपिटल में ले आऊंगा, ठीक है जी। तो मेरी ड्यू एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
बिल्कुल ठीक बात है सर। ठीक है सर, आपको पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर भी कर दिया आपने सर। अब मेरी बात है तो अलॉटमेंट की। सर मेरे को बताओ, अलॉटमेंट के अंदर पहले ड्यू की एंट्री पड़ेगी या रिसिप्ट की? देखो, एप्लीकेशन के टाइम पे मैं पहले एंट्री रिसिप्ट की मारूंगा, फिर ड्यू की मारूंगा। लेकिन मान के चलो ये तीनों के अंदर वो बंदा 50,000 रुपए देके जा चुका, तो अब कंपनी को भरोसा है ना कि भाई कोई सामने वाला बंदा बेवकूफ नहीं बैठा कि 50,000 रुपए का नुकसान कर लेगा। तो इन लास्ट के तीनों स्टेजेस के अंदर कंपनी पहले ड्यू की एंट्री मारेगी, फिर रिसिप्ट की एंट्री मारेगी। ड्यू की एंट्री मारेगी कि मैं पहले शेयर कैपिटल खड़ी कर देती हूँ, उसके बाद मैं उससे पैसा मांग लूंगा। ठीक है ना? तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ। मैं ये ना करके मैं ये कहता हूँ, इसको इस तरह से इस तरीके से प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने। ये तीनों के केस में पहले ड्यू की एंट्री पड़ेगी, फिर रिसिप्ट की एंट्री पड़ेगी। क्या बोली मैंने? पहले ड्यू की एंट्री पड़ेगी, फिर रिसिप्ट की एंट्री पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सर अब मैं आपके सामने रिसिप्ट, पहले ड्यू की एंट्री मारता हूँ, फिर रिसिप्ट की एंट्री मारता हूँ। ठीक है? तो ड्यू की एंट्री क्या, इसे ड्यू की एंट्री बोलते हैं सर। सेम यही एंट्री रहेगी, सेम यही एंट्री रहेगी, सेम यही एंट्री रहेगी। दोबारा बोलूं, सेम यही एंट्री रहेगी, बस एप्लीकेशन की जगह क्या नाम आ जाएगा? अलॉटमेंट। बस तो अगली एंट्री क्या पड़ेगी? क्योंकि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल तीनों में मैं पहले ड्यू की एंट्री मारूंगा, फिर रिसिप्ट की एंट्री मारूंगा। तो जो ड्यू की एंट्री मारी मैंने एप्लीकेशन पे, वही सेम एंट्री मैं अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में मारूंगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो एप्लीकेशन बढ़ रही है, ये जो बढ़ी है, ये दुखदाई है अलॉटमेंट के लिए। तो यहाँ पे जब मैं ड्यू की एंट्री मारूंगा तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात सुनता हूं मैंने क्या बोला? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो सर देखो, अलॉटमेंट के अंदर मैं ड्यू की एंट्री मारूंगा। क्या मारूंगा? ड्यू की एंट्री। सर देखो, ये सेम एंट्री जो ड्यू की लिखी है ना, ड्यू, याद है ना, चारों की सबसे, इन चारों स्टेजेस की, जब 5, 6, 10, 100 स्टेजेस भी क्यों ना हो, चलेगा अपने को। इनकी ब्यूटी पता क्या है? एंट्री सेम होती है। बस आपको समझना है कि रिसिप्ट की एंट्री का मतलब क्या होता है। रिसिप्ट की एंट्री में बैंक आएगा आपका डेबिट और टू स्टेज का नाम। ड्यू की एंट्री में क्या, स्टेजेस को डेबिट कर दूंगा, शेयर कैपिटल का नाम। और सेम कॉन्सेप्ट चलेगा सबके अंदर। सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पे रिसिप्ट की एंट्री पहले माननी है, ड्यू की एंट्री बाद में माननी है। एप्लीकेशन के टाइम पे रिसिप्ट की एंट्री पहले माननी है, ड्यू की एंट्री बाद माननी है। बाकी सब स्टेज में पहले ड्यू की एंट्री पड़ेगी, फिर रिसिप्ट की एंट्री पड़ेगी। मान लो अगर मैंने ड्यू की एंट्री मार दी है और वो बंदा देने नहीं है पैसा, तो उसका पहले मैं कॉल सिनेरियो में ट्रांसफर कर दूंगा, उसके बाद उसका पैसा फॉरवर्ड कर दूंगा। सिंपल फंडा यार, यही स्टोरी है पूरी। वो फॉरवर्ड कैसे होगा कैसे नहीं होगा, हमें बस उसके बारे में थोड़ा आगे फर्दर डिस्कस करना है, लेकिन इससे ऊपर इनकी औकात नहीं है। समझ लो चैप्टर की। ठीक है जी? अब सुनो ध्यान से, अगला, मैं ड्यू कैंटी मारूं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने की? 10,000 शेयर थे, और अलॉटमेंट कितना? 1 रुपया। ठीक है जी, 10,000 इंटू में 1, 10,000, 10,000, बात का। ठीक है सर। अब मैं देखो, मैंने आपको क्या बोला, तीनों के अंदर ड्यू की एंट्री पड़ेगी। मैं रिसिप्ट की एंट्री नहीं मार रहा अभी, मैं इसके लिए स्पेस छोड़ देता हूँ। अलॉटमेंट, रिसिप्ट, रिसिप्ट की एंट्री होगी। देखो यहाँ पे कहते हैं बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे देखो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। देखो सेम दिख रहा है आपको, बिल्कुल सेम है। अब मैंने कहा फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सेम होती है, बिल्कुल से सेम होती है। तो देखो सर, आप मेरे को झूठ बोल रहे हो, करके देखो कि सेम कैसे होती है। ब्रदर मैं कह रहा हूँ, मैं इसको पकड़ूंगा, इसको कॉपी करूंगा और आपके सामने पेस्ट मार दूंगा, और इसी सेम इसी फॉर्मेट में लिखूंगा डेफिनेशन। सिर्फ मैं नाम चेंज करूंगा, बाकी सब कुछ होगा। ठीक है, मैंने पेस्ट कर रहा हूँ आपके सामने, देखो पेस्ट मार दी, यही एंट्री सर। देखो मैं कितना जादू करूंगा आपके सामने, सिर्फ जादू है, जादू से जादू। इतना आसान क्वेश्चन, मतलब कि इतना आसान चैप्टर अकाउंट्स में है ही कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा, इतना आसान चैप्टर, इतना इजी चैप्टर। ठीक है, देखो कैसे। सर मैं यहाँ पे अलॉटमेंट हटा रहा हूँ सर, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सर? फर्स्ट कॉल। इतना आसान चैप्टर को देता है अकाउंट्स के अंदर। देखो सर, देखो कैसे। सर देखो, मैं यहाँ से अलॉटमेंट बोर्ड हटा दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा? फर्स्ट कॉल। ड्यू कैंटे सेम है, देखो देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेम है, सेम, बिल्कुल ठीक है सर। मैंने बोला एप्लीकेशन के टाइम पे पहले रिसिप्ट फिर ड्यू, बाकी सब जगह ड्यू रिसिप्ट ड्यू रिसिप्ट ड्यू रिसिप्ट, सिर्फ नाम चेंज करना है, बाकी सब एंट्री जैसी है। ठीक है, देखो सर, फिर यहाँ पे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट था, यहाँ पे क्या, अलॉटमेंट को हटा देता हूँ, और यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा? फर्स्ट कॉल, क्या बढ़ जाएगा?
फर्स्ट कॉल देखो सर, एक पे जो चीज है ऐड करने के लिए सेम सर, सेम एंट्री सर, सेम। मैं क्या बोलूंगा सर? सर फाइनल कॉल भी सर यही है। हाँ, ये तो चमत्कार है, मैं वही कह रहा हूँ, ये साक्षात कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा था इतना आसान चैप्टर पढ़ने के लिए। ठीक है सर, ठीक है। बस अब मैं क्या करने वाला हूँ सर, देखो मिटाने वाला कुछ चीजें, यहाँ से उठा रहा हूँ, यहाँ से उठा रहा हूँ। ठीक है, अलॉटमेंट वो हटा दिया मैंने आपका, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। ठीक है, ये भी हटा दिया, ये भी डन। ठीक है जी। अब यहाँ पे आएगा सर, ये फर्स्ट कॉल था, मैंने फर्स्ट कॉल लिखा नहीं था, लिख लेना आप। फर्स्ट को ये आपका फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री पहले पड़ेगी, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने गिनती की 8 एंट्री मैंने आपके साथ डिस्कस की है। मैं आपके साथ दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ भाई। ठीक है, स्टार्टिंग से देखो मैंने क्या बताया, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जो कंपनीज एन आर्टिफिशियल पर्सन स्टैब्लिश बाय लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। अकाउंट मतलब अकाउंट रेफर्स टू टी शेप फॉर्मेट, जिसके लेफ्ट साइड में डेबिट लिखा होता है, राइट साइड में क्रेडिट लिखा होता है, सिंपल मीनिंग। आप 11 का तो बहुत ईजी है डेफिनेशन लिखना। मैं आपके सामने एक क्लास वो लिखूंगा जिसके अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजी को बिल्कुल इतने सिंपल वे में समझा दूंगा, जैसे कि आज के टाइम पे कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, करंट लायबिलिटी क्या होती है, और कंटीजेंट असेट्स क्या होती है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। और मैंने काफी बुक से पढ़ा है, तो मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में और आपसे ही डेफिनेशन बनवाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे, डेफिनेशन आप ही बनाओगे, आप डेफिनेशन बनाएगा आप ही बनाओगे, और किसके लिए? अपने लिए। ठीक है ना? ठीक है सर। और मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ? मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ, आपकी जितनी भी टेंशन है, चाहे वो जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स हो, जीएसटी हो, डीटी हो, टीडीएस फाइलिंग हो, आई वो कहते हैं जो भी वट आई फाइलिंग हो, और जो भी आपका एसएपी हो, ऑरेकल हो, जो भी है, मैं उन सबको आपके दिल में उतारने के लिए आया हूँ। ठीक है, ठीक है सर। कंपनी के अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होते हैं, ये कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की गवाही होती है कि हाँ जी कंपनी बन गई। क्या? पहला आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि बिना इन 2 डॉक्यूमेंट के कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। सिंपल, बिना इन 2 डॉक्यूमेंट के कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। उसी पैटर्न में बिना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इंडिया रिपब्लिक नहीं बन सकता। ठीक है, इंडिया डेमोक्रेसी, आज इंडिया हिंदू वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी क्यों है? बिकॉज ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट गवाही देता है उस बात की। सेम ऐसी किसी कंपनी की स्टैब्लिशमेंट की गवाही कौन देता है? 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टेल्स यू कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है कंपनी के। दूसरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टेल्स यू 6 क्लोजेस। याद रखना, किसी भी कंपनी से अगर आप बिजनेस धंधा करने जा रहे हो, उस कंपनी के 2 डॉक्यूमेंट स्टडी करे जाना, तभी उससे धंधा करना। बिना इन 2 डॉक्यूमेंट के स्टडी करे आप किसी भी कंपनी से धंधा मत करना, नहीं तो आपके ऊपर आ जाएगी बात। ठीक है, आपका पैसा नहीं मिल पाए तो उसके अंदर कल को एनसीएलटी ने आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया तो वो उसके अंदर जिम्मेदार आप रहोगे। तो बिना इन 2 डॉक्यूमेंट की स्टडी किए किसी भी कंपनी से कॉन्टैक्ट नहीं करना, आज से कान पकड़ लो। ठीक है, अगर आप धंधा करना चाहते हो असली। ठीक है, ब्लू डी, क्योंकि वो डेफिनेशन हो जाओगे कल को, आपको मान लो कल को हमने धंधा कर लिया और ऑब्जेक्ट क्लॉज में था ही नहीं, तो सुपर सीधा कहता है आपको बोल देगा एनसीएलटी, भाई आपने पढ़ा नहीं, इसमें आपकी गलती है, बिकॉज दे आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आरओसी साइड में मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना? मिनिस्टर कॉर्पोरेट अफेयर की साइड में मिल जाएंगे, एमसी की साइड में मिल जाएंगे। अगर आपने एमसी की साइड में है तो इनमें से पब्लिक डॉक्यूमेंट, और आपने पब्लिक डॉक्यूमेंट स्टडी नहीं किया तो आपके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्यों खाएंगे टेंशन वाले? देखो जी, ये सब सिंपल से बेसिक थे। मैं आपको इसके अंदर वो ये सिंपल लो है जो आप कंपनी लो की क्लास में पढ़ेंगे, मैं ही आपको कंपनी लो पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन फॉर दैट अब मैं जो मैंने जो आज ये क्लास स्टार्ट किया उसका जो पर्पज है वो मैं आपसे डिस्कस करने के लिए फंड रेजिंग के लिए, कंपनी के उसके अकाउंटिंग सिखाने के लिए आऊँ। कंपनी फंड रेज करेगी 2 तरीके से। कैसे? देखो जी, या तो पब्लिक को इशू करेगी, शेयर इशू करेगी, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट कौन है? भाईचारा। मैं आपको हिंदी सिंपल भाषा में लिखता हूँ, भाईचारा। भाईचारा के लोगों को अगर इशू कर रही है तो बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। लेकिन अगर पब्लिक को इशू कर रही है तो 2 तरीके हैं। पहला पहला प्यार है, आईपीओ कहलाएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर दूसरी बार प्यार करने जा रही पब्लिक को तो कहते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ ताकि अब आपको याद है, क्योंकि जो न्यू बिगनर है तो उसको पता होना चाहिए। इनिशियल पब्लिक ऑफर, दूसरा फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है, याद रखना, जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करेगी, अकाउंटिंग के लिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की वाह वाह है, लेकिन अगर कंपनी
कंप्लायंस की बात करेगी सेबी को लेकर, तो वहां पे कंपनी सेक्रेटरी प्लेस सिग्निफिकेंट रोल। वो क्या करता है, वो सारे सेबी की जो रेगुलेशन होती है उनको फुलफिल करता है। वहां पे सेबी क्या कहते हैं, आपका सेबी के बहुत सारे रेगुलेशन है, आपका लिस्टिंग के भी रेगुलेशन है, काफी सारे एलओडीआर, ठीक है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा था, मैं नाम एग्जैक्टली मैं नहीं बोल पा रहा, याद नहीं आ रहा मेरे को। तो एक है आईसीडीआर जो आपके सामने बोल रहा हूँ, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन, फिर आपका एआईएफ के रेगुलेशन है, फिर म्यूचुअल फंड्स की भी रेगुलेशन है, बहुत सारी रेगुलेशन होती है। तो वो सब कौन हेल्प करता है कंप्लाई कराने में? कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी इज द राइट पर्सन आपको सेबी की कंप्लायंस को फुलफिल कराने के लिए, ठीक है। और इश्यू ऑफ शेयर के लिए दो है, टू पब्लिक को, प्राइवेट पर्सन को, ये मैंने को डिस्कस कर लिया। अब शेयर इशू करने के लिए कंपनी जो पैसा रेज करती है, अगर कंपनी लमसम इशू कर रही है तो वो क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन कंपनी अगर पैसा टुकड़ों में रिसीव कर रही है तो उसे कहते हैं स्टेज वाइज फंड की रेजिंग करना। उसकी वो 4 तरीके से कर सकती है, 5 तरीके, जो भी कंपनी की अपनी पॉलिसी है। लेकिन हमारे इस चैप्टर, आज के चैप्टर को डिस्कस करने के लिए हमसे 4 हम स्टेजेस लेके चलेंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, बात समझ। तो एप्लीकेशन allotment। और याद रखना एप्लीकेशन के टाइम पे ही पहली एंट्री रिसिप्ट की पड़ेगी, बाकी ड्यू की, रिसिप्ट की, ड्यू की, रिसिप्ट ड्यू, रिसिप्ट ड्यू, रिसिप्ट ड्यू, रिसिप्ट ड्यू, रिसिप्ट ड्यू, एप्लीकेशन पे मान लो आप। और मैंने बता दिया क्योंकि पहले स्टेज पे आप क्या कहते हैं, शेयर होल्डर अपना प्यार दिखाएगा, पैसे देके कंपनी को दिखाएगा कि हाँ जी, अपनी अपनी लॉयल्टी को जस्टिफाई करेगी, देखो जी मैंने आपको पैसे दे दिया। एप्लीकेशन टाइम पे इनिशियल से पैसे दे रहा हूँ, तो कंपनी का पहले उसकी रिसिप्ट की एंट्री मारेगी, बाद में उसको शेयर कैपिटल ट्रांसफर मारेगी। फिर बाकी 3 स्टेज, बाकी नीचे की 4 स्टेज है, 3 स्टेज है, 5 स्टेज हो, 7 स्टेज हो, जो भी हो, वहां पे पहले की एंट्री पड़ेगी ड्यू की, फिर रिसिप्ट की, ड्यू की, फिर रिसिप्ट की, ड्यू की, रिसिप्ट की। मैं आपको एक सिंपल एक छोटा सा फ्लोचार्ट बना देता हूँ, छोटा सा, जो आपको मदद करेगा। क्या? कंपनी पहले ड्यू की एंट्री मारेगी, अगर उसने मान लो पैसा दे दिया तो वो रिसिप्ट की एंट्री मार देंगे। अगर मान लो पैसा नहीं दिया, अगर पैसा नहीं दिया तो कंपनी ड्यू के पैसे को कहां ट्रांसफर कर देगी? कॉल सिनेरियो में। और उसके अगर कॉल सिनेरियो के बाद क्या करेगी कंपनी? उसका शेयर फॉरवर्ड कर देगी। अब एक चीज बताओ, कंपनी शेयर फॉरवर्ड ऐसे कर देगी, हाँ जी हाँ, पैसा नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा, चलो शेयर फॉरवर्ड कर दिया। भाई साहब, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए, नहीं तो आपको किसी भी शेयर होल्डर का शेयर फॉरवर्ड करने का अधिकार तब मिलेगा जब आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या कर दियो? अमेंड कर दियो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या कर दियो? अमेंड कर दियो, तो आपको अधिकार मिलेगा। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। देखो, शेयर इशू करने के 3 तरीके होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ठीक है। एट पार का मतलब क्या है? अगर मेरा शेयर 10 रुपए का है, तो 10 रुपए का शेयर अगर मैं 10 रुपए में इशू कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा शेयर इशू एट पार, शेयर इशू एट पार। लेकिन अगर मान लो शेयर 10 का शेयर मैं 11 पे इशू कर रहा हूं या 12 पे इशू कर रहा हूं, तो उसको क्या बोलूंगा मैं? शेयर इशूड एट प्रीमियम। लेकिन अगर मैं शेयर 8 रुपए पे इशू कर रहा हूं या 9 रुपए पे इशू कर रहा हूं, तो उसे बोलूंगा शेयर एट डिस्काउंट। सर ये बताओ, क्या तीनों से कर सकते हैं कोई कंपनी शेयर इशू? हाँ जी हाँ, तीनों से शेयर इशू कर सकती थी कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद पब्लिक वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि भाई डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होंगे। है ऐसी बात है? मैंने कहा हाँ, ऐसी बात है। किस सेक्शन में लिखा ये बात? सर ये कुछ कानून है नहीं इसके ऊपर? बिल्कुल कानून है। कौन सा कानून है सर? सर इसका सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ ये सेक्शन 53 और कंपनीज एक्ट 2013 में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। तो मतलब कि सर शेयर कंपनी जो है शेयर इन दो में इशू हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। या तो एट पार पे इशू करो या प्रीमियम पे इशू करो। लेकिन एक बात बताऊं, कंपनीज एक्ट ने यह भी बोल दिया कि शेयर अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो जो पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का आपको आएगा उसको यूटिलाइज किन किन पर्पस के लिए करना है वो आपको सेक्शन 52 में देखा है। तो सेक्शन 52 टेल्स यू कि भाई जो पैसा आपने शेयर होल्डर से पैसा रिसीव किया है प्रीमियम पे, वो प्रीमियम का पैसा आपको किन किन पर्पस के लिए यूज करना है, ये आपको याद करना बाय वर्ड। क्योंकि ये एग्जामिनर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सेफ इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हो या आप बीकॉम पास की तैयारी कर रहे हो या आप सीएमए इंटर की तैयारी कर रहे हो या आप 12th की तैयारी कर रहे हो, एक ना ऑडिट के अंदर ही बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि एज एन ऑडिटर बताइए कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा किन किन पर्पस के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। अगर कंपनी लोग की तैयारी करो तो वहां पे भी आ जाता है कि सेक्शन 52 के अंदर किन किन केसेस में सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज करना चाहिए। मतलब कि इस क्वेश्चन की ना, इस सेक्शन 52 की मतलब कि बहुत ब्यूटी है, मतलब कि बहुत खूबसूरत सेक्शन है। इसमें बता रखा है कि किन किन पर्पस के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूटिलाइज कर सकते हो जो आपने कलेक्ट किया है किसके थ्रू? शेयर इशू करके अबव द फेस वैल्यू, अबव द फेस वैल्यू। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं किस किस के लिए यूज कर सकते हैं। देखो जरा, बिल्कुल साफ साफ है, कुछ खास है नहीं इसके अंदर।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, किसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए मैं सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूटिलाइज कर सकता हूं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए मैं सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूटिलाइज कर सकता हूं। दोबारा बोलो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए मैं सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूटिलाइज कर सकता हूं। ठीक है सर। सर मेरे को ये बताओ, अगर मेरा कोई भी एक्सपेंस हुआ है या कमीशन चार्ज की है, कमीशन पे किया, डिस्काउंट पे चार्ज किया किसी भी सिक्योरिटी या डिवेंचर पे, उसको राइट ऑफ करने के लिए भी मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकता हूँ। मतलब सर मैंने डिवेंचर इशू किया, सिक्योरिटी वर्ड है, वहां पे शेयर वर्ड नहीं है, तो इक्विटी शेयर ही मैं डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता, लेकिन प्रेफरेंस शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकता हूँ। ठीक है, तो इक्विटी शेयर डिस्काउंट, लेकिन मान लो मैं आपका मैंने डिवेंचर मैंने डिस्काउंट पे इशू कर दिया, या मैंने डिवेंचर इशू करते समय मैंने कमीशन पे की थी किसको, अंडरराइटर को, कि मेरे इतने डिवेंचर बिकवा दे, मैं तेरे को कमीशन दूंगा, तो वो अंडरराइटर होता है, क्या कहते हैं वो, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आपका सिक्योरिटी मार्केट में दलाल, कि तू मेरे डिवेंचर की दलाली कर, मैं तेरे को उसके बदले में कमीशन दूंगा। अगर वो कमीशन आप पे कर रहे हो तो उसको सेटअप कैसे कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम पैसे से जो आपने इकट्ठा किया, किससे, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर टू द पब्लिक। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आपने रिसीव किया डिस्काउंट पे इशू का डिवेंचर, या फिर आपने कमीशन पे की इशू करने के लिए डिवेंचर, या किसी भी सिक्योरिटीज को अदर देन इक्विटी शेयर, तो उन सब खर्चों को राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हो। दूसरा सर, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन और डिवेंचर का रिडम्पशन, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन अगर आपने प्रीमियम पे किया, किस पे किया, प्रीमियम पे किया, मतलब प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर, उसका जो प्रीमियम है, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट redemption of debenture or redemption preference share, I'm asking about whatever the amount you paid as a premium on redemption of preference share or debenture, premium, redemption of premium, or whether it relates to debenture, whether it relates to preference share, उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। या फिर आपने बायबैक ऑफ शेयर कर रहे हो, शेयर के बायबैक करने के लिए भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हो। आप थोड़ा सा रुको, मैं आपको बायबैक भी कराऊंगा। बायबैक के अंदर आपको यही सेक्शन 52 की दोबारा मैं वहां पे लिंक के जोड़ूंगा कि बायबैक, शेयर का बायबैक करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हो। सर ये ऊपर क्या लिखा हुआ, सर बोनस शेयर इशू करने के लिए, सर क्वेश्चन ये नथिंग, इसको आप सीधे लिख दो, टू इशू बोनस शेयर, बोनस शेयर इशू करने के लिए, प्रीमियम एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, अगर आपने कोई कमीशन पे किया या डिस्काउंट पे इशू किया कोई भी सिक्योरिटी और डिवेंचर, उसको राइट ऑफ करने के लिए खर्चा और कमीशन पेड जो भी आपने इशू करे, जो भी खर्चा किया है आपने डिवेंचर और अदर सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए, उस खर्चों को भी राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज किया जा सकता है। चौथा बायबैक ऑफ शेयर, और पांचवा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। इन सब के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो एक अच्छे बच्चे क्या होते हैं, अच्छे बच्चे वो होते हैं जो एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेक्शन 52, सेक्शन 53 किसका है, सेक्शन 53 है डिस्काउंट पे हम शेयर इशू नहीं कर सकते, डिस्काउंट पे शेयर हम इशू नहीं कर सकते, डिस्काउंट पे शेयर हम इशू नहीं कर सकते। लेकिन सेक्शन 56 का, वो सेक्शन 52 किसका, सेक्शन 52 कहता है कि जो पैसा आपने इशू के टाइम पे शेयर होल्डर से लिया है अबव द फेस वैल्यू, अबव द फेस वैल्यू, वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आप उसको किन किन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। सुनो, पहला बोनस इशू, सेकंड बायबैक, थर्ड डिवेंचर और अदर सिक्योरिटीज को इशू करते समय जो भी आपने खर्चा किया है, एनी एक्सपेंडिचर यू पेड और एनी कमीशन यू पेड और एनी डिस्काउंट यू हैव इनकर्ड, इन सब के टाइम पे उन सब डिस्काउंट, कमीशन पेड और खर्चों को राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूटिलाइज कर सकते हो। या फिर रिडम्पशन का जो भी प्रीमियम है आपके पास, किस वो रिडम्पशन का प्रीमियम उसको भी रेट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो। और वो रिडम्पशन किसका, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर का। ठीक है सर, मैंने आपके साथ सब चीज डिस्कस कर ली है, बस मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं, अगर मैं जनरल एंट्री में मेरा क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर मैं शेयर इशू कर रहा हूं एट प्रीमियम पे। ठीक है, इंपैक्ट ऑन जनरल एंट्रीज, देखो सर कुछ नहीं है, कुछ भी इंपैक्ट नहीं है। अगर कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम पे कंपनी शेयर इशू कर रही है, सिक्योरिटी प्रीमियम इशू कर रही है, तो आपको ये देखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी किस स्टेज पे मंगवा रही है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, 10th कॉल, फाइनल कॉल, कहां पे मंगवा रही है, जहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मंगवा रही है वो सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू की एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल, ड्यू रिसिप्ट पता है आपको, ड्यू की एंट्री में क्रेडिट कर देना आपको सिक्योरिटी प्रीमियम, खत्म, नथिंग एल्स। तो देखो शेयर
मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया, अकाउंट डेबिट जो भी है आपका, फिर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये रहेगा आपका ड्यू की एंट्री में। सारी ड्यू की एंट्री ऐसी होती है आपकी, बिल्कुल ठीक बात है। टू बस उनका, तो सिक्योरिटी फ्रॉम क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, और जो जिसकी भी जिस स्टेज पर आप सिक्योरिटी प्रीमियम मंगवा रहे हो उसका नाम लिख दोगे आप। तो जनरल एंट्री याद रखना, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, हिंदी में सर, हिंदी में लिख दो सर, हिंदी सिक्योरिटी प्रीमियम आपको क्रेडिट करना है ड्यू की एंट्री पर, एंट्री पर उस स्टेज की, उस फंड स्टेज की जहां पर आपने प्रीमियम रिसीव्ड किया है। सर सिंपल सी बात है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा ड्यू के एंट्री पे ही आपको क्रेडिट करना है। जिस स्टेज पे लिया है उस स्टेज की एंट्री की ड्यू में, आप ड्यू उस स्टेज की ड्यू की एंट्री में आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। और बाकी आपको यूटिलाइजेशन में आपको बता दी, सेक्शन 52 बोनस इशू, बायबैक, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और आपका डिवेंचर, और कोई भी आपने बायबैक कर रहे हो, वो सॉरी, कोई भी आपने खर्चा पे किया है, कमीशन पेड किया है, या फिर आपने डिस्काउंट पे इशू किया डिवेंचर, उसको रेट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को रेट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये मैं शायद बोलना भूल गया बार बार, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को रेट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो। इसको बाय हार्ट याद कर लेना, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दूसरी बात, मैंने आपको एक, मैंने बेस बनाना था, मैंने आपको बेस बना दिया, मेरे को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। मेरी सेकंड क्लास के अंदर आई थिंक 2 या 3 क्लास जो भी लगेंगी मेरी प्रैक्टिस क्वेश्चन होगी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जितना मर्जी पढ़ लो आप, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब बकवास है, सब बेकार है आपके लिए, ठीक है ना। तो मैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके साथ इश्यू ऑफ शेयर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि प्रोवाटा क्या है, और इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उनकी एंट्री डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। एक वो लास्ट, ये आपको इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये टॉपिक को रहकर डिस्कस करने के लिए, वो मैं आपको जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं वहां डिस्कस करूंगा, वो लिखवा मैं आपको इसी पेज पे दूंगा। और आप सबको मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप सबको लिख रहे हो मेरे साथ साथ, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो मेरे को आप सबको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट्स या किसी भी मेरे दोस्त को अगर कोई इशू आ रहा है तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 8595041014 इस कॉन्टैक्ट नंबर पे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।